भाई ऑसिलेशन में और एसएचएम में क्या डिफरेंस है? पीरियोडिक मोशन में, ऑसिलेशन में और एसएचएम में बताओ क्या डिफरेंस होता है? पीरियोडिक मोशन, अच्छा पहले बताओ पीरियोडिक मोशन क्या होती है? रिपीट करती है ना। एग्जाम्पल? पेंडुलम और क्लॉक। ठीक है, देखो जिनके नोट्स पर उनको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन होता है, वो नोट्स पर शेयर कर दूंगा, नए बच्चे उनको भी बता दूंगा, आप सिर्फ देखते रहो। पीरियोडिक और ऑसिलेशन एंड एसएचएम, है ना। पीरियोडिक मोशन क्या होती है? जो अपने आप को एक फिक्स टाइम बाद क्या करती है? रिपीट करती है। जैसे हम क्या एग्जांपल दिया, क्लॉक, पेंडुलम, स्प्रिंग क्लॉक सिस्टम, है ना, अर्थ मूविंग अराउंड सन, ठीक है। ये सब मोशन कैसी हैं? पीरियोडिक। ऑसिलेटरी क्या होती है? ऑसिलेटरी मोशन होती है, एक मीन होता है ना, और मीन के अबाउट क्या, टू एंड फ्रो मोशन, ये ऑसिलेटरी हो गई, ठीक है। एसएचएम क्या होता है? एसएचएम ऑसिलेटरी प्लस पीरियोडिक दोनों कह सकते हो, और प्लस नोट करिए, एसएचएम में क्या होता है, किसी बॉडी का मतलब ऑसिलेशन के साथ साथ एसएचएम में एक कंडीशन और ऐड हो जाती है। कौन सी बताइए? अरे भाई यहाँ पे जो तुम्हारा ए होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? -6। ये कंडीशन एक और ऐड हो जाती है बस। अब ऑनलाइन कौन बैठेगा? ऑनलाइन में किसी को बैठना था? भाई मैं आपको एसएचएम में क्या बता रहा था? हाँ कह दो, वो कुछ सेटअप नहीं बन पा रहा है। भाई लिखिए आप लोग, लिखिए x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। लिखिए आप, ध्यान समझ रहे हैं कॉन्सेप्चुअली, ठीक है। कुछ लिखना तो नहीं है, समझते रहो, नोट्स आपके बने हुए हैं, ठीक है। लिखा आपने x इज ए साइन ओमेगा टी। चलो सारे बच्चे मुझे x इज ए साइन ओमेगा टी का ग्राफ बना के बताएं, है ना। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? x इज डिस्प्लेसमेंट, x इज डिस्प्लेसमेंट, t इज टाइम। चलो भाई x इज ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। कैसे ग्राफ बनेगा? साइन का ग्राफ सभी को पता ही है। हाँ हाँ बिल्कुल सही, सबने सही बनाया, सबको याद आ गया। साइन का ग्राफ ऐसे बनता है ना, साइन की वैल्यू कहाँ जाती है? +1 और मिनिमम -1। यहाँ पे a लगा हुआ है, तो ये वैल्यू कहाँ तक जाएगी बताइए? और ये वैल्यू कहाँ तक जाएगी? -1, ठीक है। अच्छा इसकी मोशन कैसी होगी बताइए आप? पार्टिकल कहाँ जा रहा है बताइए पहले। अगर इसको मैं x एक्सिस पे रियलाइज करूँ, इस मोशन को अगर x एक्सिस पे रियलाइज किया जाए कि किसी पार्टिकल की मोशन अगर a साइन ओमेगा टी टाइप की है, तो क्या होगा बताइए? पहले पार्टिकल का x कितना था, फिर x कितना हो गया? +a। तो ये देखो x 0 था और यहाँ से चल के कहाँ पहुँच गया? ये +a पे पहुँच गया, है ना। जिसकी मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रही है, वेयर x इज डिस्प्लेसमेंट, समझे। फिर क्या हुआ बताइए? a से कहाँ पे आ गए? 0 पे आ गया। तो पहले 0 से a गया होगा, फिर a से 0 आ गया होगा, ठीक है। फिर ये 0 से कहाँ गया? -a, और फिर -a से 0, फाइनली घूम के यहीं पे आ गया, ठीक है। x इज ए साइन ओमेगा टी। तो अब आप देख रहे हो कि ये जो x इज ए साइन ओमेगा टी की मोशन है, ये कन्फाइंड है किसके बीच में? -a से +a। ना तो पार्टिकल -a से इधर जाने का, ना +a से इधर, और बार बार घूम के आपका टाइम बढ़ता रहेगा और पार्टिकल इतने में कन्फाइंड मोशन करता रहेगा। कहाँ से कहाँ के बीच में? -a से +a के बीच में, ठीक है। ऐसी मोशन को बोलते हैं एसएचएम। इसमें हार्मोनिक वर्ड का क्या मतलब होता है? किसी बच्चे को याद आ रहा है कि एसएचएम में जो हम लोग लिखते हैं हार्मोनिक वर्ड, जो साइन और कॉस के फंक्शन होते हैं उनको बोलते हैं हार्मोनिक, है ना। अगर कोई साइन एंड कॉस का फंक्शन है उसको हम बोलते हैं हार्मोनिक।
ठीक है, तो आप समझ गए ना कि एक्स इज ए साइन ओमेगा टी कन्फाइंड मोशन है किसके बीच में, माइनस ए से प्लस ए के बीच में, और अपने आप को क्या करता रहेगा वो रिपीट करता रहेगा। ठीक है, अब इसका टाइम पीरियड कितना होगा बताइए भाई। इसका अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो ये कितने टाइम का रिपीट करेगा बताइए आप लोग। अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे ना, देखिए अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे प्लस ए एंड माइनस ए, साइन जीरो कब होता है बताओ, पहले तो जीरो पे होता है और उसके बाद साइन जीरो कब होता है दोबारा पाई पे, और फिर कहाँ पे जीरो होता है 2 पाई पे। तो जब ये पहली बार जीरो होगा तो यहाँ पे ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होगी पाई, और टी की वैल्यू कितनी होगी पाई बाई ओमेगा, और यहाँ पे ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होगी 2 पाई, और टी कितना हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। और इसके बाद फिर अपने आप को क्या करेगा रिपीट करेगा। तो टाइम पीरियड कितना आ गया बताइए आप, तो इसको नोट कर लिया, किसी को याद नहीं आ रहा है ऐसे इस ग्राफ बना के, किसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, क्योंकि 2 पाई बाई ओमेगा के बाद क्या हुआ बताओ, जीरो से प्लस ए गया, प्लस ए से जीरो, जीरो से माइनस है, फिर जीरो, और फिर से यहीं आके बैठ गया, और दोबारा फिर इसकी मोशन ऐसे ही स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हो किसका टाइम पीरियड कितना है 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, नोट करिए पहले इसको। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया अगर कोई मोशन एक्स इज ए साइन ओमेगा टी की है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। अब अगर हमें ये पता करना हो कि मैं आपको मैकेनिक्स की कोई प्रॉब्लम दे दूं, है ना, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई ये एसएचएम है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई मोशन। ठीक है, तो सबको पता है अगर ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है तो वो क्या होता है एसएचएम होता है। इसी को हम प्रूफ करके देख लेते हैं, इसको उल्टा प्रूफ करते हैं। आप लिखिए एक्स इज ए साइन ओमेगा टी, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आएगा बताइए, अरे वेलोसिटी आएगी ना, ए कांस्टेंट है, और सबको पता होगा जो साइन एन एक्स होता है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का कॉस हो जाता है कॉस एन एक्स, और जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो बाहर आ जाता है एन कॉस एन एक्स। ठीक है, क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये वेलोसिटी आ गई, कितनी आ गई इसकी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। एक बार और डिफरेंशिएट मारते हैं इसको, डी वी बाई डी टी, तो आप सबको पता होगा कॉस एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एन एक्स, और जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो बाहर जाता है तो माइनस एन साइन एन एक्स। अभी ए ओमेगा कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन आएगा क्या माइनस साइन ओमेगा टी, और इसका कोफिशिएंट बाहर आ गया, क्या बन गया बताइए, ये बन गया माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। अब ए साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी बताइए आप, तो यहां से प्रूफ होता है ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। उल्टा जाके आप प्रूफ नहीं कर पाओगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई किसी का ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है तो दिखाओ कि एक्स इज ए साइन ओमेगा टी होगा, तो इसमें लगती है डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आप 12th क्लास में नहीं पढ़ोगे, हायर क्लास में जाके पढ़ोगे। तो हम यहां से यहां नहीं जा पाएंगे, समझ गए ना आप। तो उसको उल्टा समझाते हैं, जितने में मैथ्स आती है उसके बेसिस पे। क्या दिखाया मैंने आपको कि अगर एक्स इज ए साइन ओमेगा टी है, मैं इसको 2 बार डिफरेंशिएट मार दूं तो ए क्या प्रोपोर्शनल आएगा माइनस एक्स। अब इसको उल्टा बोल देंगे कि अगर किसी बॉडी का ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है तो उसकी मोशन कैसी होगी, लेकिन आप यहाँ से जाके यहाँ डराइव नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि अभी आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं पढ़ा हुआ है, समझ गए। तो ये एसएचएम को आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है कि अगर ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि जो आपका एक्स होगा वो कितना होगा, या तो ए साइन ओमेगा टी होगा, या फिर क्या होगा ए कॉस ओमेगा टी होगा, या फिर क्या होगा ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये सारी पॉसिबिलिटी बन जाती हैं। ठीक है, अब आपको याद आ रहा होगा कि हम लोग एसएचएम में जितनी भी प्रॉब्लम्स करते थे उसमें पहले बॉडी को डिस्प्लेस करते थे, और डिस्प्लेस करके क्या निकालते थे फोर्स, और अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आता था तो इससे हम सीधे जंप करके यहाँ पहुँच जाते थे कि भाई अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब ये मोशन जो है इस टाइप की होगी, और इस टाइप की मोशन कैसी होती है, कन्फाइंड मोशन होती है माइनस ए से प्लस ए के क्या बीच में। क्लियर है ना आपको। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। तो जल्दी से लिखिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अब जिन बच्चों को याद आ रहा है वो ड्राइव कर रहे हैं फॉर्मूला कि एसएचएम में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का क्या होता है।
अभी मैंने वेलोसिटी निकलवाई कितनी बताइए, ए ओमेगा कॉस ओमेगा। ठीक है, इसके आपसे कोई ग्राफ बना के दिखा दो तो कैसा बनेगा बताइए। कॉस का ग्राफ बनेगा ना, कॉस का ग्राफ ऐसे बनता है, सभी को पता है। नेगेटिव बनाएंगे नहीं क्योंकि टाइम नेगेटिव होता नहीं है, ज़्यादा क्या ना कि हम लोग को क्वेश्चन में टाइम को नेगेटिव नहीं लेते थे। तो इसका पीक कहाँ जाएगा बताइए, प्लस ओमेगा, और ये जाएगा माइनस ओमेगा। इसका ग्राफ बन गया वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी कहाँ पे मैक्सिमम होगी बताइए, मीन पे, है ना। तो जब एसएचएम कर रहा होता है कोई पार्टिकल तो उसकी जो वेलोसिटी होती है यहाँ पे ए ओमेगा होती है बीच में, और यहाँ पे कितनी होती है 0, और यहाँ पे कितनी होती है 0। तो माइनस ए पे 0 प्लस ए पे 0 बीच में मैक्सिमम होती है, जिसकी वैल्यू होगी ए ओमेगा। ठीक है, अगर कोई वी डिस्प्लेसमेंट के साथ पूछता है तो क्या करोगे, अगर कोई आपसे वी डिस्प्लेसमेंट के साथ पूछ रहा है तो क्या करोगे बताइए, किसी को याद आ रहा है, ये सभी आपने पढ़ा होगा यार 11th के एग्जाम देते समय। कॉस ओमेगा टी को क्या लिख देंगे, √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकते हो आप। और अभी आपको पता है कि x कितना था, x था a साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी कितना आएगा, x बाई ए आएगा। तो v कितना हो गया बताइए, a ओमेगा और √1 माइनस x बाई ए का स्क्वायर। आप सॉल्व करोगे तो v आ जाएगा ओमेगा और कितना √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये v की वैल्यू आ जाएगी। नोट करिए भाई, v और x का ग्राफ बना के दिखाएं, अंश बताओ। लिखिए v वर्सेस x ग्राफ। तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, v कितना है ओमेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो v स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको इधर ले आइए, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से डिवाइड करिए पूरी इक्वेशन को दोनों साइड। ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज 1। इसको लिखो पहले। तो भाई इंजीनियरिंग के बच्चों को तो पता होगा क्या करना है, मेडिकल वाले बच्चे देखें कि अगर कहीं पे लिखा हो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज 1, तो मैं सबको बता चुका हूँ कि एलिप्स बनता है ना, इस तरह का। ये प्लस ए तक जाता है और ये माइनस ए, ये प्लस बी और ये माइनस बी, ये एलिप्स की इक्वेशन होती है, एलिप्स का ग्राफ होता है। इसको इसके साथ कंपेयर कर दो तो क्या बनेगा बताइए, कि भाई वाई एक्सिस पे कौन आएगा बताओ। अरे एक्स एक्सिस पे तो एक्स डिस्प्लेसमेंट ही हो गया, वाई एक्सिस पे कौन आएगा, जैसे यहाँ पे जो वाई था वो यहाँ पे कौन बन गया v। तो ये वेलोसिटी आ गई आपकी वाई एक्सिस पे, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो ये कहाँ तक जाएगा, प्लस ए तक आगे जाएगा, पीछे माइनस ए तक आएगा। और जिसकी ये वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी है बताइए, ओमेगा ए, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी मैक्सिमम ओमेगा ए होगी। तो क्या सीन बनेगा कि ओरिजिन पे आपकी वेलोसिटी ओमेगा ए थी, फिर 0 हो गई, फिर आपकी वेलोसिटी उल्टी डायरेक्शन में आएगी, ओरिजिन पे दोबारा हो गए तो माइनस ओमेगा मतलब पीछे की तरफ, फिर आप यहाँ पहुँचोगे, फिर से क्या होगी 0। तो ऐसे आपका ये टाइम का फ्लो होता रहेगा। ये वेलोसिटी बन गई आपकी v वर्सेस x। एक पॉइंट पे दो वेलोसिटी होंगी, क्यों दो वेलोसिटी होगी बताओ, एक बार आगे जाते समय वेलोसिटी होगी और फिर पीछे, तो इसलिए एक पॉइंट पे आपको दो वेलोसिटी दिख रही हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। जो आप एसएचएम करोगे एक पॉइंट पे, एक बार आप आगे जा रहे होगे, फिर घूम के आओगे तो आप पीछे जा रहे होगे, तो वही प्लस माइनस शो कर रहा है, दो आपकी वेलोसिटी हो गई। नेक्स्ट लिखिए भाई एक्सेलरेशन, वेलोसिटी हो गई, अब लिखिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अभी आपने देखा था, एक्सेलरेशन कितना है बताइए आप, अभी आपने निकाला था दो बार डिफरेंशिएट करके, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। ए साइन ओमेगा टी को आप एक्स भी लिख सकते हो,
ए कितना आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक तो आप एक्सेलेरेशन और टाइम का ग्राफ बना दो और एक एक्सेलेरेशन और एक्स का ग्राफ बना दो, देखें किसको उसको याद आ रहा है। ये बन जाएगा किसका माइनस साइन ओमेगा टी का ग्राफ। तो आप सबको पता है कि साइन ओमेगा टी का ग्राफ ऊपर चलता है, माइनस करोगे तो ये नीचे आ जाएगा। कैसा बनेगा ग्राफ, ये ऐसे बन जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर है, और ये वैल्यू कितनी होगी बताइए, ये होगी प्लस ओमेगा स्क्वायर है। ये ग्राफ बन गया आपका एक्सेलेरेशन का। ठीक है, ए और एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा बताओ भाई। वाई इज एम एक्स, वाई इज एम एक्स स्ट्रेट लाइन, जिसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। तो अगर आप ए और एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो ए और एक्स का ग्राफ ऐसे बनेगा, ये माइनस ए और ये प्लस ए, और जिसका tan थीटा आएगा, समझे, tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगी tan थीटा की वैल्यू। ये आपका थीटा हो गया, स्लोप ये हो गई आपकी, तो tan थीटा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये बताओ डिस्प्लेसमेंट में किसका फंक्शन था, साइन का, है ना। वेलोसिटी किसका फंक्शन आया, कॉस का, और एक्सेलेरेशन किसका गया, माइनस साइन। तो देखो इन तीनों में रिलेशन क्या है, देखो अगर आप साइन थीटा में, है ना, आप 90 ऐड कर दो तो कितना आएगा बताइए, ये आ जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, और कितना बन जाएगा बताइए, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा में फिर से आप 90 ऐड कर दो, कितना आएगा बताइए, जाएगा कॉस 90 प्लस थीटा, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई, माइनस साइन थीटा। पता क्या बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि जो वेलोसिटी होती है, फेज एंगल का थोड़ा बहुत आपको सबको आइडिया होगा, हालांकि अभी मैं आगे बताऊंगा कि फेज एंगल से हमें पता चलता था कि पार्टिकल कितना आगे पीछे है। तो अब आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, पूछेगा आपसे कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से फेज में कितना आगे होगा बताओ, 90 फेज में आगे चल रहा है। उसका मतलब पता क्या हुआ, देखो साइन कॉस का जो फंक्शन होता है, जो ग्राफ होता है, उसमें 90 का डिफरेंस होता है। जब साइन 0 होता है तो कॉस क्या होता है, 1 होता है। जब कॉस मिनिमम होगा तो साइन, सबको पता है 90 का डिफरेंस रहता है ना। तो इसका मतलब एक मैक्सिमम होता है तो एक मिनिमम होता है। साइन कॉस का ग्राफ देख लो, अगर साइन कॉस का ग्राफ एक साथ बना दिया जाए, है ना, तो जहाँ पे ये मैक्सिमम आएगा ये 0 होगा, ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा। तो ऐसा बोलते हैं कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में 90 का फेज एंगल होता है। ये क्वेश्चन मिलेगा आपको बैक एक्सरसाइज में। ठीक है, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन में भी कितना होता है, 90, और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलेरेशन में 180। तो स्टेटमेंट को लिख लो, देखो फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि वो कॉस का फंक्शन है और डिस्प्लेसमेंट साइन का फंक्शन है। हाँ, फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। ठीक है, फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इज 90 डिग्री। या ऐसे भी स्टेटमेंट मिलेगा, और वेलोसिटी इज अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इज और करके लिखिए, वेलोसिटी इज अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय फेज एंगल 90 डिग्री, बाय फेज एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ फेज एंगल का, कि जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, ये कहना चाह रहा है ये। मैथमेटिकल टर्म में इसको फेज एंगल बोल दिया है ना। और वैसे क्या बोलना चाह रहा है कि जब जब वेलोसिटी मैक्सिमम होती तो डिस्प्लेसमेंट, अरे भाई वेलोसिटी कहाँ मैक्सिमम होती है, ऐसे मीन पे तो होती है मैक्सिमम, और मीन पे तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, फिर एक्सट्रीम पे पहुंच के क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम लेकिन वेलोसिटी क्या, 0। तो वही बता रहा है कि 90 आगे पीछे लैग करते हैं। तो अगला स्टेटमेंट लिखिए आप, फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन इज 90 डिग्री।
इसका भी क्या मतलब हुआ, इसका भी यही मतलब हुआ कि जब एक मैक्सिमम होगा तो दूसरा क्या होगा, मिनिमम। अब बताओ तुम लोग एक्सेशन कब मैक्सिमम होता है, बताइए सारे बच्चे। एक्सट्रीम पे पहुंच के आपका एक्सेशन होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, होता है नहीं होता है। तो जब आपका एक्स मैक्सिमम होगा तो आपका एक्सेशन क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो मैक्सिमम एक्सेशन कहाँ पे होता है, एक्सट्रीम पे। एक्सट्रीम पे वेलोसिटी का क्या होता है, जीरो, समझ गए ना। तो वेलोसिटी एक्सेशन में फेज एंगल कितना हो गया, 90 हो गया, जिसका मतलब एक जीरो का तो दूसरा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो लिख सकते हो इसमें व्हेन वेलोसिटी इज जीरो एक्सेशन इज मैक्सिमम। व्हेन वेलोसिटी इज जीरो एक्सेशन इज मैक्सिमम, समझ गए। फिर आ जाओ डिस्प्लेसमेंट और एक्सेशन में आ जाओ, अब क्या होगा बताओ। इसमें 180 का फेज होगा, है ना, लिख ले। फेज एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलेरेशन इज 180। फेज एंगल का मतलब होता है, अभी मैं आके आपको बताऊंगा, एक दिन पूरी क्लास हमारी फेज एंगल पे जाएगी, है ना। किसी को याद हो तो बताए कि 180 फेज एंगल का क्या मतलब होता था। दोनों मीन पे हैं बट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, या दोनों कहाँ पे हैं, अपोजिट एक्सट्रीम पे। तो अपोजिट एक्सट्रीम का मतलब होता है जब आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। देखो ये टर्म आगे भी आएगा, अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो यू कैन इग्नोर इट, हालांकि मैं काफ़ी लोगों को बता चुका हूँ, बच्चों को याद होगा। इसका मतलब ये है कि जब आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो आपका एक्सेशन क्या होगा, एक्सेशन मिनिमम होगा। कैसे मिनिमम होगा, यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है और आप देख सकते हो जो आपका एक्सेशन आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर है मिनिमम। अच्छा यहाँ पे क्या होगा बताइए, यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, माइनस है, और एक्सेशन कितना आएगा। तो 180 फेज एंगल का थोड़ा बहुत आपको मीनिंग क्लियर होगा कि अगर दो बॉडीज में फेज डिफरेंस 180 है तो उसका मतलब होता है कि जब एक अपने मैक्सिमम पे होगा आगे वाले पे, तो दूसरा कहाँ पे होगा, पीछे वाले मैक्सिमम पे होगा। ठीक है, इसको नहीं समझ में आ रहा है अभी इग्नोर कर दो, फेज एंगल बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। बाकी अगर किसी को याद है तो वो इस बात को रिलेट कर सकता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इनमें फेज एंगल 180 हो गया, 90 हो गया। ठीक है, देखिए काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम। क्या बनेगी काइनेटिक एनर्जी, बताइए भाई। वेलोसिटी कितनी होती है, एक तो टाइम के साथ देखोगे आप तो कितना आएगा, ये ओमेगा कॉस ओमेगा टी आएगा, है ना। और अगर आप वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के साथ देखेंगे तो कितना आएगा, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी अगर आप टाइम के साथ देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ एम कितनी, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, है ना। और अगर आप काइनेटिक एनर्जी को डिस्प्लेसमेंट के साथ देखेंगे तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गई आपकी काइनेटिक एनर्जी। जैसे जैसे वेलोसिटी आपकी ऑसिलेट कर रही है, हाँ एम आएगा यार, बिल्कुल सॉरी एम लिखना भूल गया, एम आएगा। तो जैसे जैसे वेलोसिटी का पैटर्न होगा वही आपका काइनेटिक एनर्जी का भी होगा, है ना। तो वेलोसिटी कहाँ पे मैक्सिमम होती है, मीन पे, तो काइनेटिक एनर्जी मीन पे मैक्सिमम होगी। एक्सट्रीम पे पहुंच के वेलोसिटी जीरो जाती तो काइनेटिक एनर्जी भी, तो इसका ग्राफ बनाओ भाई, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम और काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स। देखिए किस बच्चे को याद है, चलिए बना के दिखाइए, देखिए कौन मुझे सही से बना के दिखाएगा। तो ये ग्राफ बना हुआ है आपका किसका, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ। ठीक है, तो जैसे आपका कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ बनेगा वही आपका काइनेटिक एनर्जी और टाइम का ग्राफ भी बनेगा। अच्छा काइनेटिक एनर्जी और एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, क्यों भाई, ये बनेगा आपका क्या एक्सप्रेशन था बताइए, एक्सप्रेशन था हाफ एम हो गया स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। इसका आप ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे बन के आएगा इसका ग्राफ,
माइनस है और ये प्लस है। एक्सट्रीम पे पहुंच के एनर्जी जीरो, लेफ्ट एक्सट्रीम पे भी जीरो, और यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये इसकी मैक्सिमम एनर्जी आ गई मीन पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप लोग पोटेंशियल एनर्जी। हम्म हम्म पोटेंशियल आपको शॉर्टकट से बता देता हूँ, है ना, फिर लंबा वाला मेथड आपको अपने आप करना है। देखो पोटेंशियल एनर्जी लिखिए आप लोग, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बताइए सारे बच्चे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा यहाँ पे। ये क्या होता है, ये मीन होता है, और ये क्या होता है, ये होता है आपका एक्सट्रीम, है ना। आपको पता होना चाहिए एसएचएम में दो तरह की एनर्जी होती है, कौन कौन सी, एक काइनेटिक होती है एक, और उन दोनों का सम होता है वो टोटल होता है। टोटल एनर्जी आपकी क्या रहती है, कांस्टेंट। ठीक है, सारे बच्चे मुझे बताइए मीन पे कौन कौन सी एनर्जी होगी, मीन पे सिर्फ काइनेटिक होती है, पोटेंशियल नहीं होता है भाई, समझ गए ना। तो एट मीन जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, सारे बच्चे ध्यान से देखिए, वही आपकी टोटल एनर्जी होती है, समझ गए आप। मीन पे पोटेंशियल जीरो। अगर आप एक्सट्रीम पे आ जाएंगे क्या होगा बताइए, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वही क्या बन गई, वही बन गई आपकी टोटल एनर्जी, है ना। और एक्सट्रीम में जाके आप रुक जाते हो, इसलिए आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जीरो। ठीक है, तो कौन बच्चा मुझे बताएगा, अगर कोई मुझे टोटल एनर्जी पूछता है तो बताओ कौन बताएगा टोटल एनर्जी कितनी होती है, बताओ भाई। जो मीन पे हमारी काइनेटिक एनर्जी ना वो निकाल दो, क्यों भाई, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी मीन पे थी वही क्या है, तो एक काम करो वहां पे एक्स को जीरो पुट कर दो, देखो क्या आ रहा है। सबको समझ आ गया नहीं, नोट कर लो भाई जिन्होंने नहीं नोट किया है। तो अगर आप मीन पे जो काइनेटिक एनर्जी आएगी कहाँ पे, एट मीन, कितनी आएगी, ये आएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई, जिसकी वैल्यू हो गई हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये आ गई आपकी टोटल एनर्जी, नोट कर लिए। ठीक है, तो उस समय मैंने आपको, आप कॉपी में चेक करेंगे तो मैंने आपको इंटीग्रेट करके उसको ड्राइव करवा रखा है पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, वो देख लेना एक बार। फोर्स को इंटीग्रेट मारोगे तो क्या आता है, एनर्जी आ जाती है ना। तो वहां पे मैंने आपको डिफरेंट तरीके से करा रखा है, अभी मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। तो ये आ गया आपकी टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, समझ गए। तो एक काम करो, पहले आप टोटल एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ बना के दिखाओ। पोटेंशियल चल रहा था, इसमें हमने टोटल एनर्जी डिस्कस कर लिया है। अब टोटल एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाइए, और एक्स का। टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है ना। तो अगर आप से मैं पूछूं कि टोटल एनर्जी वर्सेस टाइम, अरे भाई टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है ना, तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, वो वैल्यू चेंज ही नहीं कर रही है। तो अगर आप टोटल एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ ऐसे जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट, समझे। और अगर आप टोटल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाते हैं, टोटल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, तो ये प्लस है और ये माइनस है, और आपकी पूरी एनर्जी इसमें क्या रहेगी, ये आपकी कांस्टेंट रहेगी। बना लो ग्राफ, कांस्टेंट रहना है इसको, टाइम के साथ तो लंबा चला जाएगा, टाइम तो खत्म ही नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट तो आपका कन्फाइंड होता ना माइनस ए से प्लस ए के बीच में। तो ये बन गया टोटल एनर्जी, नोट करिए इसको।
लिखिए फिर पोटेंशियल एनर्जी। तो एक काम करो भाई, इसको याद रखना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या, टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला मैं निकाल चुका हूँ। काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से मुझे पता था कि जो मीन पे काइनेटिक एनर्जी होती है वही आपकी क्या होती है, टोटल एनर्जी। भाई यहाँ से काम करो आप, यहाँ से आप मुझे पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन बता दो क्या आएगा। देख लो आप पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और एक्स कितना था बताइए, एक्स की वैल्यू थी ए साइन ओमेगा टी, कितना आ जाएगा ये, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। चलो पोटेंशियल एनर्जी एक्स का ग्राफ बना दो, पोटेंशियल एनर्जी टाइम का ग्राफ बना दो। एक्स तो बन गया पैराबोला है ना, ये वाई हो गया और ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स, ये माइनस है और ये प्लस है। और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बताइए आप, क्यों भाई, अरे जब एक्स मैक्सिमम होगा तभी तो मैक्सिमम आएगा। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू ए होती है, तो जिसकी मैक्स वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो इस ग्राफ का जो पीक है वो यहाँ तक जाएगा, माइनस ए से प्लस ए के बीच में। चलो भाई टाइम के साथ ग्राफ बनाइए, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा बताइए। ये ग्राफ बन जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, है ना। देखिए भाई सारे बच्चे, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे, समझे, किसका बनेगा ये ग्राफ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ऐसे ग्राफ बनेगा, ऐसे बना लिया आप, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम, साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ होता है, ठीक है। अब से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो आप लोग सारे बच्चे मुझे आंसर दो, है ना, कि काइनेटिक एनर्जी का टाइम पीरियड मतलब एसएचएम का टाइम पीरियड टी है, ठीक है। सारे बच्चे देखिए, अगर आपको याद आ रहा हो, बताया था मैंने, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एसएचएम का जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम इज टी, ठीक है। तो व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। किसी को याद हो जल्दी से बताया मुझे, वरना मैं बताऊं, लिखवाया था मैंने नोट्स में। ये बहुत पूछा था क्वेश्चन यार, बहुत ज़्यादा। देखोगे जेईई मेंस में आपको प्रीवियस में 2-3 बार मिलेगा क्वेश्चन। टाइम पीरियड बता दो, फ्रीक्वेंसी, दोनों बातें सेम है से। टाइम पीरियड हाफ होता है दोनों का टाइम पीरियड। देखो कैसे, सुनो, बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है। देखो भाई सारे बच्चे देखिए, एसएचएम का टाइम पीरियड कब कंप्लीट होता है बताओ। आप एसएचएम को कब कंप्लीट मानते हो, जब कोई यहाँ से चलेगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ घूम के, और जब यहाँ पहुँचता है तो बोलते हैं कि एसएचएम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी फोकस करते हैं काइनेटिक एनर्जी पे। तो बताओ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम थी, फिर यहाँ पे 0 हो गई, और फिर यहाँ पे, अब काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होती नहीं है ना। तो ऐसा बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ने अपना ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया, जो उसको नेगेटिव तो जाना नहीं है। पहले क्या थी, मैक्स, फिर 0 और फिर मैक्स। तो इसका काम हो गया पूरा। भैया ऑसिलेशन का मतलब एक एक्सट्रीम से दूसरा एक्सट्रीम तक जाना। तो आप अपने एक्सट्रीम से चले, फिर अपने लो पे गए, और फिर आप एक्सट्रीम पे आ गए। अब दोबारा क्या होगा बताओ, फिर आपकी मैक्सिमम है, फिर 0, और फिर क्या हो गई, क्या होगा बताओ। ऐसा बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ने 2 बार ऑसिलेट कर लिया। विद इन 1 एसएचएम काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेट्स क्या, ट्वाइस। तो उसका टाइम पीरियड कितना हो गया बताओ, अरे आधा हो गया ना भाई। और फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई,
डबल हो गई। इसको नोट कर लो, पहले लिखे, ये फिगर बना के लिखे आप कि ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन क्या लिखेंगे आप? ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेट्स ट्वाइस, है ना। ऑसिलेशन कहाँ से कहाँ गया बताइए? पहला गया मैक्स, फिर जीरो, और फिर भाई नेगेटिव का तो सीन ही नहीं बन रहा है यहाँ पे, और फिर आप मैक्स जीरो मैक्स गए, मैक्स जीरो एंड मैक्स। तो ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेट्स ट्वाइस, देयरफॉर टाइम पीरियड इज क्या? T/2। भाई जितनी देर में एक ऑसिलेशन हुआ उसके दो हो गए, उसका टाइम पीरियड हाफ आ गया। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? अच्छा ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी बताइए? हाँ, फ्रीक्वेंसी लिखिए 2f। फ्रीक्वेंसी हो गई कितनी? 2f। चलो पोटेंशियल का क्या होगा यार? पोटेंशियल का भी यही सीन बनेगा नहीं? फिर नया ग्राफ आप बनाएंगे पोटेंशियल के लिए, नई फिगर बनाएंगे, और पोटेंशियल में क्या होगा बताओ आप? गगन बताओ पोटेंशियल का क्या हो रहा है? हाँ यार, पहले मीन पे बताओ कितनी पोटेंशियल है? जीरो। एक्सट्रीम पे? फिर यहाँ पे मैक्सिमम, और फिर से जीरो। सेम कहानी यहाँ भी होगा, ठीक है। तो सेम आप पोटेंशियल लिख सकते हो कि टाइम पीरियड हाफ, फ्रीक्वेंसी 2f। और इसमें वही कहानी है ना कि एक ऑसिलेशन में पोटेंशियल जी भी दो बार क्या कर गई? ऑसिलेट कर गई, जीरो से मैक्स से जीरो, फिर जीरो से मैक्स से जीरो, ठीक है। चलो टोटल एनर्जी का बताओ टाइम पीरियड, अंश बताओ, रिकॉल करो, लॉजिकली सोचो। टोटल एनर्जी का टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, दोनों। जब कोई चीज ऑसिलेट नहीं करती है तो उसका टाइम पीरियड क्या बोलते हैं? जीरो या इनफाइनाइट? इनफाइनाइट बोलते हैं भाई, जीरो नहीं। जीरो का मतलब तो हो गया कि कोई बहुत जल्दी जल्दी ऑसिलेट कर रहा है। भाई किसी का टाइम पीरियड 1 था तो वो 1 सेकंड लगाएगा, 0.5 है तो 0.5 सेकंड, 0.1 है तो 0.1 सेकंड। तो अगर किसी का टाइम पीरियड 0 है तो इसका मतलब वो तो बहुत जल्दी जल्दी क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। और किसी का टाइम पीरियड इनफाइनाइट है तो ध्यान रखना पॉइंट। तो क्या आपकी टोटल एनर्जी ऑसिलेट करती है? अरे टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है ना, तो उसका टाइम पीरियड कितना हो गया? इनफाइनाइट। और फ्रीक्वेंसी जीरो। तो नोट कर लिए, देखिए टोटल एनर्जी डज नॉट ऑसिलेट, देयरफॉर टाइम पीरियड इज इनफाइनाइट। टोटल एनर्जी कांस्टेंट है हमारी एक तरह से, है ना, वो ऑसिलेट नहीं करती है, तो हम बोलेंगे कि उसका टाइम पीरियड कितना हो गया? इनफाइनाइट हो गया। और फ्रीक्वेंसी क्या हो गई भाई? फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई। ठीक है, तीनों ग्राफ अगर एक जगह बनाया जाए, है ना, अगर आप तीनों ग्राफ एक जगह बनाते हो तो ये बनेगा पोटेंशियल का, है ना, और एक ग्राफ किसका बनेगा? ये बनेगा काइनेटिक का, और एक ग्राफ किसका बताइए? ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी। दिस इज माइनस है एंड दिस इज प्लस है। तीनों ग्राफ एक पे बना लो आप। फिर नेक्स्ट लिखिए आप, हाउ टू फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM, हाउ टू फाइंड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ SHM। अब मुझे लगता है सारे बच्चों को याद होगा। हाँ, अब इसी में तो सारी प्रॉब्लम आती हैं। हाउ टू फाइंड फ्रीक्वेंसी एंड
टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। चलो भाई बताओ, अंश क्या करते थे? अगर एसएचएम, सारे बच्चे एक बार रिकॉल करने की कोशिश करो कि किसी प्रॉब्लम में अगर हमें टाइम पीरियड निकालना होता था, हाँ, पेंडुलम वाली प्रॉब्लम होती थी, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहले किसी बॉडी को डिस्प्लेस करोगे, ठीक है, डिस्प्लेस करके क्या निकालेंगे आप? फोर्स। अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ गया तो एसएचएम हो गया, उसको आप ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स से, हाँ, माइनस, फिर आप उसको क्या करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, वहां से ओमेगा निकालोगे। लिखो, पहला स्टेप लिखिए सबसे पहले, सारे बच्चे देख लिए। अगर कोई बॉडी किसी मैकेनिक्स की प्रॉब्लम में है ना, कोई ऑब्जेक्ट है और आपसे पूछा जाता है कि इसका टाइम पीरियड निकालो, समझे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस बॉडी को आप कहीं पे लेफ्ट या राइट एक्स डिस्टेंस आप क्या कर दें, उसको डिस्प्लेस कर दो, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, उस बॉडी को एक्स डिस्टेंस आप डिस्प्लेस करिए, ठीक है। जब उसको डिस्प्लेस करोगे तो क्या होगा भाई, और उस पर फोर्सेज आएंगे, कोई पेंडुलम होगा, स्प्रिंग होगा, ब्लॉक होगा, हाँ। तो जैसे आप उसको डिस्प्लेस करेंगे वहां पे एक फोर्स आ जाएगा, कैलकुलेट फोर्स। अगर ये आपका फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ रहा है तो क्या बताएगा ये बताएगा एसएचएम। और अगर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स नहीं आ रहा है तो ये क्या है, यहां पे एसएचएम खत्म हो जाएगी, एसएचएम नहीं होगी, ठीक है। फिर क्या करेंगे आप बताइए, इसके बाद ए निकालेंगे। अगले स्टेप में आप एफ बाई एम करोगे तो आपको ए मिल जाएगा, ठीक है। अगर ए मिल गया तो आप इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करोगे और क्या, फाइंड ओमेगा, फाइंड ओमेगा, और टाइम पीरियड कितना हो जाता है, 2 पाई बाई ओमेगा। भाई अभी आपने ये तो प्रूफ किया था, अभी आपने प्रूफ क्या किया था, देखो आपने प्रूफ किया था कि अगर कहीं पे ए, सुन लो भाई सारे बच्चे, लॉजिकली ऐसा क्यों बोला जा रहा है, अगर कहीं पे ए आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स टाइप का हो तो ऐसी मोशन कैसी होती है, एसएचएम होती है, जिसका टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। अभी आपको शुरुआत में बताया था सबसे पहले, इसीलिए बोला जा रहा है कि कहीं भी आप ऐसा प्रूफ कर देते हो कि ए इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, एसएचएम हो गया। और ये जो एक्स का कोफिशिएंट आएगा, यहां से आप क्या करोगे, यहां से आप टाइम पीरियड निकालोगे कितना, 2 पाई बाई ओमेगा। ये मैंने आपको सबसे पहले बताया था, ये बात है ना। यार एम्पलीट्यूड तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसको कितना डिस्प्लेस कर रखा है। मान लो कोई पेंडुलम है, ज़्यादा डिस्प्लेस करोगे तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा होगा, वो नहीं पूछेगा आपसे कभी। एम्पलीट्यूड तो डिफरेंट आ सकता है, लेकिन टाइम पीरियड सबका क्या होगा, सेम होगा। वो कुछ एडिशनल डेटा देगा आपको। भाई 5 बेसिक डेरिवेशंस हैं, है ना, उनको जल्दी देखते हैं 2-2 मिनट में। सबसे पहले लिखे आप लोग पेंडुलम, नहीं लिखिए पेंडुलम। तो मुझे लगता है सारे बच्चों को याद भी होगा। कौन अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, बताओ। कैसे डराइव करोगे इसको, तो पहले थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि एसएचएम निकालते समय इसी बॉडी को आप थोड़ा डिस्प्लेस करिए। तो आपने इसको थीटा एंगल से ऐसे घुमा दिया। अच्छा, फिर क्या होगा बताओ। अच्छा, थीटा इज वेरी स्मॉल। फिर अच्छा, रेस्टोरिंग फोर्स कैसे निकालोगे, ये इस पे नीचे mg लगेगा, है ना, ये थीटा है तो mg cos थीटा आएगा, और ये वाला कितना आएगा, ये वैल्यू आएगी आपकी mg
साइन थीटा। तो कौन रिस्टोरिंग फोर्स दे रहा है यहाँ पे? एक माइनस लगा देंगे साथ में आप, है ना, माइनस से लगाओगे क्योंकि आप इधर डिस्प्लेस किया उसके अपोजिट। भाई इस पे देखो कम से कम 500 प्रॉब्लम्स मिल सकती हैं आपको। किस पे? टाइम पीरियड निकालने पे। हर बुक में आपको 100 प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी, कहीं भी एसएचएम की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो कितना हो गया बताइए? इसके बाद क्या करते थे? साइन थीटा को क्या लिख देते थे? सिर्फ थीटा। बहुत छोटा है तो साइन थीटा इज थीटा। इसको x लिख लो आप। ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो थीटा कितना होता है बताइए आप? थीटा होता था कितना? x/l। f आ गया और यहां से प्रूफ हो गया कि SHM है। कैसे प्रूफ हो गया? f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। तो क्या बता रहा है? SHM। अब क्या करोगे? अब आप a निकालोगे। a होता है आपका क्या? f/m। f/m करेंगे आप, कितना आएगा ये? उसके बाद क्या करना है? इसको आप कंपेयर कर देंगे किसके साथ? a इज इक्वल टू कितना? -ω²x। तो ओमेगा स्क्वायर कितना है बताइए आप? g/l। ओमेगा कितना हो गया? √g/l। तो टाइम पीरियड कितना होता है? 2π/ω। और ये आ गया 2π√l। ये नोट करिए भाई जल्दी जल्दी से। देखो जैसे आपने प्रूफ किया है कि अगर कहीं f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x आ रहा है तो SHM है। रोटेशन में f की जगह कौन होता है? टॉर्क। तो अगर आप कहीं ये प्रूफ कर दूं कि आपने किसी बॉडी को डिस्प्लेस किया है और उस पर जो टॉर्क आ रहा है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। मान लो आपने किसी बॉडी को थीटा से डिस्प्लेस किया और उस पर टॉर्क आ गया, किधर आ गया? अपोजिट डायरेक्शन में। तो उसमें भी क्या आप कह सकते हो उसको? SHM के इक्वल। उस पर करना क्या होता है? अगर आपने टॉर्क, इसको बोलते हैं एंगुलर SHM, लिख लीजिए आप लोग, एंगुलर SHM। ठीक है, एंगुलर SHM में क्या होगा? टॉर्क प्रोपोर्शनल टू -θ होगा। फिर टॉर्क को आप I α लिखोगे। ठीक है, अगर आपने प्रूफ कर दिया अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यार अगर टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -θ है तो अल्फा भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -θ ही आएगा। टॉर्क इज I α। फिर क्या करेंगे आप अल्फा को लिखेंगे -ω²θ और यहां से आप ओमेगा निकाल सकते हो। तो x की जगह कौन आ गया? थीटा आ गया, समझे? और f की जगह कौन आ गया? टॉर्क। नोट करो, अभी मैं करा रहा हूं आपको ये क्वेश्चन। हो गया ड्राइव? देखिए ठीक है, क्या पॉइंट मास है ना, ml²। हाँ, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे वहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन होता था, अल्फा क्या होता है? तो देखो मैं भाई इसको मैं आपको इसी में करा देता हूँ, पेंडुलम वाले क्वेश्चन में। देखिए सारे बच्चे, बताओ ईशान क्या किया? टॉर्क कैसे निकाला ये बता दो मुझे पहले। ये mg आएगा और ये आएगा कितना? और ये कितना आएगा? कौन टर्निंग इफेक्ट दे रहा है भाई? mg कौशल बॉडी खींच रहा है, इसको कौन घुमा रहा है? ये है ना। ये डिस्टेंस कितनी है? l। तो देखो आप, ये फोर्स हो गया डिस्टेंस l, तो समझ आ रहा है ना। तो टॉर्क कितना आएगा? माइनस लगा लो। माइनस क्यों लगाया आपने बताइए? क्यों आपने थीटा इधर दिया है ना, और mg साइन थीटा का टॉर्क इसको वापस ला रहा है, इसलिए माइनस लगा दिया। तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? थीटा लिख सकते हैं, तो -mgl थीटा आ गया। ठीक है, टॉर्क को लिख सकते हो आप I α। क्यों भाई? तो I α इज -mgl थीटा। I कितना होगा बताओ? अरे पॉइंट मास है ना भाई, तो पॉइंट मास का I कितना होता है? सबको पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml², है ना। कितना हो गया? ml² अल्फा -mgl थीटा। अल्फा कितना आएगा? -g/l थीटा। इसको आप कंपेयर करेंगे किसके साथ? -ω² थीटा। ओमेगा कितना आएगा?
अंडर रूट g/l, और टाइम पीरियड कितना आ जाएगा आपका 2π√l/g। नोट करो। अच्छा एक काम करो, पहले बताओ मुझे ग्रेविटी कितने तरह से चेंज हो सकती है। जितनी तरह से ग्रेविटी चेंज होगी, है ना, पेंडुलम के टाइम पीरियड में उतनी तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो पूरी 11th की मैकेनिक्स को याद करो, है ना, और सारे फॉर्मूले लिख के बताओ मुझे। सारे बच्चे की एक फॉर्मूला बताएं कि पूरी 11th में कहाँ कहाँ पे ग्रेविटी चेंज होती थी, बताओ। पहले लिफ्ट में, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, है ना। पहले आप लिफ्ट पकड़ लो, बताओ कितनी ग्रेविटी होती थी। ऊपर जाने पे g+a, है ना, और नीचे आने पे g-a। तो अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है a एक्सेलेरेशन से, है ना, तो जो आपकी इफेक्टिव ग्रेविटी होती है वो कितनी आती है g+a। और अगर लिफ्ट नीचे आ रही है तो ग्रेविटी होती है g-a। सब क्वेश्चन मिलेंगे आपको टाइम पीरियड में। और बताओ, अगर हॉरिजॉन्टल जा रही तब भी तो ग्रेविटी चेंज करेगी। अगर किसी कार्ट में उसको हॉरिजॉन्टली तक का मार दिया जाए, है ना, जैसे कोई कार्ट है ये, और इस कार्ट को आप हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर दो तो पेंडुलम जाके ऐसे रुकता था, है ना। और इस केस में जो आपकी ग्रेविटी होती थी, दो ग्रेविटी लगती थी इस पे, एक ए पीछे की तरफ और एक जी, और ग्रेविटी हो जाती थी कितनी, √g² + a²। पहले तो लिफ्ट के तीनों केस लिखे आप, है ना, आपको याद है तो लिखने की जरूरत नहीं है, इन सब पे क्वेश्चन मिलेंगे। पहले टाइम पीरियड इतना था, उसको लिफ्ट में रख दिया तो टाइम पीरियड ये हो गया, तो एक्सेलेरेशन वगैरह पूछ लेगा। अच्छा ये पहले नोट करो, फिर बाकी बताओ कहाँ कहाँ पे सही बोल रहा है वो। गगन बताओ भाई, जो अर्थ के अंदर ग्रेविटी चेंज होती है ना, उसके फॉर्मूले बताओ तीनों। पहले हाइट का बताओ। अगर आप अर्थ से ऊपर चले गए तो क्या ग्रेविटी आएगी बताओ। हाँ, g/1 + h/r का स्क्वायर लिखिए आप। ये अर्थ से ऊपर h हाइट पे ग्रेविटी चेंज होती है, ठीक है। ये अर्थ से ऊपर h हाइट, अगर आप डेप्थ में गए अर्थ के अंदर तो ग्रेविटी होती है 1 - d/r। सब पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अगर आपसे फॉर्मूले याद नहीं है ऐसे में अटक जाओगे, ठीक है। फिर एक आपको बताया था मैंने, वो जो घूमने वाला इफेक्ट होता है, g- कितना r⁴ cos²λ। ये फॉर्मूला कब लगता है बताओ। अगर अर्थ पे कोई पॉइंट यहां ले जाए, कितने एंगल पे, अगर यहां पे आपने कोई पॉइंट ले रखा है लैम्डा एंगल पे अर्थ के ऊपर, और अर्थ ऐसे घूम रही है, अर्थ के घूमने से भी ग्रेविटी क्या करती थी, चेंज करती थी। ये फॉर्मूला होता था, है ना। अब आप याद करिए, इक्वेटर पे लैम्डा 0 हो जाता था। ये इक्वेटर है ना, इक्वेटर पे लैम्डा की वैल्यू कितनी होती थी 0, और पोल पे लैम्डा कितना होता है 90। तो एट इक्वेटर लैम्डा इज 0, है ना, तो ग्रेविटी कितनी आएगी बताइए आप, g - r⁴ है ना, और एट पोल लैम्डा इज 90, तो g कितना आएगा, g' = g आ जाएगा। भाई ये फॉर्मूला मैं फिर से बता दूं, ये फॉर्मूला अगर आप अर्थ से ऊपर चले गए h हाइट तो ये ग्रेविटी होगी, समझे। ये फॉर्मूला कब लगेगा भाई, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब आप अर्थ के अंदर आ गए, कितना d डिस्टेंस नीचे आ गए तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर आप अर्थ के अंदर d डिस्टेंस नीचे आ गए तो, और ये फॉर्मूला कब लगेगा जब आप अर्थ से ऊपर h हाइट चले जाओगे। और ये इक्वेटर और पोल पे होता है। पेंडुलम को तो यार ग्रेविटी चेंज कर जाएगी 2π√l/g। मून पे ग्रेविटी 1/6 होती है, तो देख लो टाइम पीरियड का क्या होगा, √6 टाइम्स हो जाएगी लगभग।
अच्छा, और ग्रेविटी भाई लिक्विड के अंदर है ना, इनसाइड वाटर। सभी को फॉर्मूला याद है, जो लिक्विड के अंदर ग्रेविटी होती है 1 माइनस रो लिक्विड अपॉन रो ऑब्जेक्ट। ये वाटर के अंदर ग्रेविटी हो गई है ना। तो आपको ग्रेविटी के फॉर्मूले लिखने हैं। रो नॉट है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, रो वेल है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अरे से बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे आप लोगों को यार, एपरेंट वेट और पॉइंट फोर्स ये सब। और याद करो कहाँ ग्रेविटी चेंज होती है। अभी तुमने ये भी तो पढ़ लिया यार, पेंडुलम एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह भी तो पढ़ लिया है ना। ये वैसे अभी आपको लिखवाया भी था मैंने, ये तो आपको भी लिखवा चुका हूं वैसे मैं, है ना, कि अगर इस पे चार्ज प्लस क्यू है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लगा दिया है, फिर क्या होगा बताओ। मान लो पेंडुलम है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रख दिया और साथ में उसने चार्ज दे दिया प्लस क्यू, लिखवाया था आप लोगों को। एम जी कितना लगेगा, और क्यू भी नीचे आएगा। तो इस केस में जो एम जी डैश होगा वो एम जी प्लस क्यू भी हो जाएगा। तो जी डैश की वैल्यू कितनी हुई, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है ना, तो इसको नोट कर लिए, यहाँ पे जी डैश कितना होगा, जी माइनस क्यू बी बाई एम। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है तो एम जी नीचे लगेगा, है ना, और क्यू भी इधर आएगा, ठीक है। तो इस केस में नेट रिजल्टेंट इधर आ जाएगा। तो एम जी डैश की वैल्यू कितनी आएगी, एम जी स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर ये बन गया। ठीक है, इनसाइड सैटेलाइट फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट। चलो बताओ भाई, दोनों केस में ग्रेविटी जीरो होती है। अगर लिफ्ट का फ्री फॉल हो गया तो ग्रेविटी जीरो हो जाएगी, है ना। और जो तुम्हारा वो होता है, क्या बोलते हैं, जो सैटेलाइट होती है, वो भी अर्थ की तरफ कैसी बॉडी होती है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है। अगर नहीं पता तो आगे मैं आपको बताऊंगा अभी ग्रेविटेशन में। इन दोनों केस में आपकी ग्रेविटी कितनी होती है, जीरो। तो टाइम पीरियड कितना हो गया, इनफाइनाइट। तो जहां पेंडुलम को लेकर छोड़ दोगे वहीं रुका रहेगा। मान लो लिफ्ट फ्री फॉल कर रही है और आप पेंडुलम को साइड में ऐसे ले जाओ और छोड़ दो, तो क्या होगा बताओ, वो वहीं रुका रहेगा, वो ऑफसेट करेगा नहीं, फ्री फॉल कर रहा है तो जहाँ छोड़ोगे वहीं रुका रहेगा। टाइम पीरियड कितना हो गया उसका, इनफाइनाइट हो गया। और एक लास्ट पॉइंट है इसमें, ये भी आपको सिंगेज में क्वेश्चन मिलेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये आया हुआ भी IIT में क्वेश्चन, बेसिकली मैकेनिक्स का क्वेश्चन हो गया। ये कार्ट हो गई, देखिए किस बच्चे को याद है, और इस कार्ट में लगा हुआ है एक पेंडुलम, समझ गए। और कार्ट कहाँ रखी है, इंक्लाइन प्लेन छोड़ दिया है इसको। तो कार्ट किधर करे आएगी एक्सेलेरेट, कार्ट इधर एक्सेलेरेट करती आएगी कितने एक्सेलेरेशन से, जी साइन थीटा से, समझ गए ना। एक बॉक्स है, उसको कहाँ रखा है, इंक्लाइन पे रख के छोड़ दिया, वो बॉक्स क्या हो रहा है, स्लाइड करता हुआ आ रहा है, इसके अंदर रखा हुआ है पेंडुलम, ठीक है। तो अब कोई बच्चा मुझे बताए कितनी ग्रेविटी होगी, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा एक्सेशन कितना, मान लो तुम इसके अंदर बैठे हो, इसको सूडो फोर्स से समझ लेते हैं, तो बताओ तुम्हारा एक्सेशन कितना है। अरे भाई तुम्हारा भी तो जी साइन थीटा ही होगा, ये तो सबको याद आ रहा है ना कि इंक्लाइन प्लेन पे एक्सेशन कितना होता था। तो तुम्हारा एक्सेशन कितना है। अब तुम पेंडुलम को देख रहे हो तो तुम क्या करोगे, एक सूडो फोर्स लगाओगे, नहीं, अरे याद नहीं है, जब आप एक्सेलेरेट कर रहे होते थे और किसी बॉडी को देखते थे तो उस पर क्या लगता था, सूडो फोर्स किधर लगता था, पीछे की तरफ, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे बैठ के इसके साथ बैठे हुए हो और पेंडुलम को देखोगे तो क्या करोगे तुम, एक सूडो फोर्स लगाओगे कितना,
एम जी साइन थीटा, तो वो एम जी साइन थीटा जो सूडो फोर्स का होगा और जो इसका एम जी साइन थीटा होगा, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इस पर पता क्या होगा, ये जो पेंडुलम है ये पहली बात तो बिल्कुल सीधे रुकेगा ऐसे। उसका रीज़न पता क्या है, उसका रीज़न ये है कि ये आपका एंगल थीटा हो गया है ना, तो देखना आप ये एंगल भी थीटा आएगा। पहले मैं बना रहा हूँ फिर आप नोट करना। ये कितना आएगा बताओ, ये आएगा एम जी कॉस थीटा, और ये कितना आएगा, और आपका सूडो फोर्स कहाँ लगेगा बताओ, सूडो फोर्स भी कितना लगेगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल। समझे। तो पेंडुलम पता है बिल्कुल ऐसे रुकेगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ अभी, कॉपी में जाकर चेक करना, ये पेंडुलम बिल्कुल ऐसे रुकेगा, समझ गए, क्योंकि तुम उसका एम जी साइन थीटा और सूडो फोर्स का एम जी साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल। तो बताओ नेट फोर्स कितना बचा इसके ऊपर, इसके ऊपर नेट फोर्स इधर लगेगा कितना, एम जी कॉस। अब अगर तुमने यहां से इसको डिस्टर्ब किया कहीं लेफ्ट राइट, तो क्या करेगा बताओ, अब ये ऐसे चिम करेगा इस पॉइंट के अबाउट ऐसे ऐसे ऐसे, तो ग्रेविटी कितनी हो गई बताओ आप, जी कॉस थीटा हो गई। और ये दोनों कट गया ना, इफेक्टिवली इस पर कितना फोर्स आ गया, एम जी कॉस थीटा। तो यहां पे जो ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है, ठीक है। और ये इसका मीन होगा, देख लो भाई, ये इसका मीन होगा, यहां से ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। ऐसा नहीं है कि पेंडुलम यहां पे आके फिर ऑसिलेट करेगा, ऐसे नहीं ऑसिलेट करेगा, समझ गया। ये इसका मीन आ गया और इस मीन से ऐसे ऐसे क्या करेगा, ये ऑसिलेट करेगा। तो ग्रेविटी कितनी हो गई आपकी, जी कॉस थीटा। तो इतने क्वेश्चन आपके पेंडुलम में बन जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के। हाँ बस छोड़ रहे हैं, नहीं यार ये तो सब पुराने पाप धोए जा रहे हैं अभी, और क्या। हाँ वीडियो तो कल ही देखनी थी। भाई ये समझ में आया सबको, वीडियो तो देख ली होगी, एक रहेगी। आज देख के आना ना, बहुत गड़बड़ हो जाएगी बिना वीडियो देख के आ गए तो। कल तो मैंने अलग टॉपिक करा दिया था, उसका वीडियोस को लेना देना नहीं था। आज जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो उसी पे बेस्ड है बिल्कुल। तो बस आपकी क्लास ओवर कर रहे हैं 2 मिनट में। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड निकाल दो। 2 लाइन की डेरिवेशन है, क्या करेंगे भाई इसको बताओ। ये स्प्रिंग कांस्टेंट की हो गया, ठीक है। बताओ अपन क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्प्लेस, राइट डिस्प्लेस कर देते हैं पहला स्टेप। तो इसको राइट में डिस्प्लेस कर दिया, कितना x। अब क्या होगा बताओ, इस पर फोर्स आएगा कितना, पीछे आएगा, तो क्या लिखेंगे आप, -kx। बस यहीं से प्रूफ हो गया ऐसे हमें, है ना। अब इसको आप ma के इक्वल कर दो, -kx a निकाल दो, कितना आएगा। इसको आप इसके साथ कंपेयर कर दिए, ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा, k/m। ओमेगा कितना हो गया, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2π×10/k। लो आपको होमवर्क दे दूं, जितना पढ़ाया उसके बेसिस पे। हाँ दोनों से होमवर्क दे दूंगा मैं आपको। डीसी पांडे लाओ, लाओ भाई, पढ़ना भी पड़ेगा, अभी चैप्टर की शुरुआत हुई है। भाई 5.8 तक तो इलस्ट्रेशन लिखिए आप। 5.7 तक इलस्ट्रेशन है, ठीक है। हाँ 5 अप टू 5.7 इलस्ट्रेशंस है ना। फेज एंगल आपको नहीं पढ़ाया अभी,
फेज एंगल पढ़ाऊंगा सबसे लास्ट में, समझे। ये टॉपिक सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, हालांकि थ्योरी आपको कराई थी मैंने, बट इसकी प्रॉब्लम्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, अभी आप अटक जाओगे। तो फेज एंगल जो है ना, ये टॉपिक मैं आपको सबसे लास्ट में कराऊंगा। फिर आप आ जाओ उसके बाद 5.16 से लेके 5.16 से लेके 5.25, 5.16 से लेकर के 5.25, ये दो गए इलस्ट्रेशंस, ठीक है। और आपको करनी है कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 5.2, 1 अभी नहीं करनी है। 1 क्यों नहीं करनी है? क्योंकि 1 में प्रॉब्लम्स हैं किसकी, फेज एंगल की, वो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स हैं, फालतू में भी आपको बाउंस होने लगेगा टॉपिक। 5.1 में कुछ प्रॉब्लम्स करनी है आपको, 1 to 4। 5.1 में सिर्फ 4 प्रॉब्लम्स, 5.2 कंप्लीट। इलस्ट्रेशन जो बताए हैं वही कर रहे हैं आप, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट रहेगा तो उसको लिख लो, एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन काइनेटिक एनर्जी। लिखना ही बताओ भाई, सारे बच्चे मुझे बताइए कि एसएचएम में एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। व्हाट इज एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मैं अगले टर्म पे ड्राइव करूंगा, पर आप लॉजिकली आंसर दे सकते हो। बताओ रही है, चलो मैं आपको बता दूं, टोटल एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना। अब जब तक एसएचएम हो रही होती तो उसमें दो एनर्जी होती है, कौन कौन सी, काइनेटिक भी होती है, पोटेंशियल भी होती है। तो ऑन एवरेज वो आधे टाइम एनर्जी किसमें रहती है, मतलब आधी आधी डिस्ट्रीब्यूटेड है किसमें, काइनेटिक में भी और। तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी हर जगह क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी भी हर जगह क्या हो रही है, लेकिन आप पूरी मोशन में अगर निकाल के देखोगे तो उसका हाफ हाफ हो जाती है। मैं आपको ड्राइव करवा दूंगा, अभी आप सिर्फ नोट कर लो। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन ऑसिलेशन इज हाफ ऑफ टोटल एनर्जी, हाफ ऑफ टोटल एनर्जी। और जो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी होती है वो भी क्या होती है, हाफ ऑफ टोटल एनर्जी, क्योंकि टोटल एनर्जी आपकी दो जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसमें, पोटेंशियल में और काइनेटिक में, तो दोनों में हाफ हाफ चली गई। तो क्या आ गया भाई, आंसर क्या बन गया इसका, अरे टोटल होती थी 1/4, तो ये कितनी आएगी, ये आएगी 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। डीसी पांडे लाओ तुम लोग, डीसी पांडे लेके आए। अरे उसमें तुम लोग देख लेना, एक डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक होगा, एक होगा वेलोसिटी एक्सेलरेशन का एक्सरसाइज इंटरनल, फिर एक होगी कौन सी, एनर्जी वाली, वो दो कर लेना, समझ जाओगे आप जितना मैंने पढ़ाया उसके बेसिस पे, ठीक है। हाँ, डाउट से को लेना।